दोस्तों, दिनेश राठी की पहली पत्नी मर चुकी थी। दिनेश राठी के 4 बेटे थे। जो सबसे बेटा था वो लगभग 18-20 साल का था। पढ़ाई कर रहे थे चारों बेटे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और देहांत के बाद सारी जिम्मेदारी दिनेश राठी पे आ गई थी। बच्चों की पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई। सबसे बड़ा लड़का 18-20 साल का था, फिर छोटा उससे 2 साल कम, फिर छोटा उससे 2 साल कम, फिर छोटा उससे 2 साल कम। 4 बेटे थे। दिनेश राठी के 4 बेटे थे। तो ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के जोधपुर जिले से। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लाता हूं और ये कहानी बहुत दिलचस्प है, सुनने वाली कहानी है, इबरत हासिल करने वाली है। बहुत ही बढ़िया कहानी है ये जो आपको सुनाने जा रहा हूं मैं, राठी साहब की। बहुत दिलचस्प, राजस्थान का एक शहर है जोधपुर, वहां की कहानी है। अगर आपको मेरी जरा सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा हौसला अफजाई करो, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। तो कहानी शुरू होती है राजस्थान के जोधपुर जिले से। वहां पे एक दिनेश नाम के व्यक्ति रहते थे, दिनेश राठी। उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। पहली पत्नी से 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा 18-20 साल का लगभग था और चारों बेटे पढ़ाई कर रहे थे। उनका गुजारा खेती बाड़ी से होता था। उनके गांव में जो उनकी जमीन थी उससे खेती बाड़ी करते थे। जो खेती बाड़ी में पूरे साल में पैदा होता था उसमें आधा वो घर में रख लेते थे, आधा बेच देते थे। पूरे साल का पालन पोषण सबका, पूरे घर का उसी से चल रहा था। लड़की कोई नहीं थी उनकी, 4 बेटे थे। तो दिनेश को किसी ने सलाह दी कि दिनेश साहब, राठी जी, आप शादी कर लो दूसरी। अभी आपकी उम्र ही क्या है? उम्र तो आपकी लगभग 45 साल की है। तो राठी जी ने शादी के लिए उस टाइम मना कर दिया। उनके खेत में बाजरे की फसल होती थी। बाजरा, जवार, ये होता था फसल में। उनके गांव में, राजस्थान में अक्सर बाजरे की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, मक्की की फसल होती है और भी बहुत तरह की फसलें होती है। साल में 2 फसल लेते थे वे। आधा सामान बेच देते थे, आधा सामान अपने घर रख लेते थे, उसमें पालन पोषण अपना करते थे। तो राठी साहब ने रात को उस पर विचार किया। विचार करके सोचा कि नहीं यार, मैं शादी नहीं करता। शादी करूंगा तो दूसरी बीवी आएगी, पता नहीं कैसी मिलेगी, मेरे बच्चों को कैसे रखेगी, नहीं रखेगी। तो राठी जी ने सोचते सोचते फिर सोचा, यार मेरा बच्चा तो 18-20 साल का हो चुका है, क्यों ना मैं अपनी शादी ना करके अपने बेटे की शादी कर दूं। तो राठी जी ने ये ठान ली कि बस मैं अपनी शादी तो करने नहीं, अपने बेटे की, जो मेरा 18 वर्ष सबसे बड़ा बेटा है, उसकी मैं शादी कर दूंगा। सुबह होती है, बच्चे सब स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से वापस आ जाते हैं। राठी जी उनके लिए खाना वाना तैयार करते थे, चारों बेटों के लिए। कुछ काम बेटे भी हाथ बता देते अपने पापा का, राठी जी का। जो स्कूल से आने के बाद जो भी काम होता था बच्चे भी निपटाते थे, राठी जी निपटाते थे। सादगी की जिंदगी, सादगी थी, सादी जिंदगी गुजार रहे थे अपनी। पत्नी का देहांत हो चुका था, पहली वाली का। तो राठी जी ने बड़े चारों बेटों को बुलाया। चारों बेटों को बुला के सबसे बड़े बेटे का नाम राजेश था। उससे पूछा, बेटा, लोग ऐसी ऐसी बातें गांव में कर रहे हैं कि तुम शादी कर लो, तुम्हारी उम्र ही क्या है, 45 साल की उम्र है, अभी तुम शादी कर सकते हो दूसरी। तो बड़े बेटे ने आराम से, बहुत ही प्यार के लहजे में अपने पापा से पूछा, पापा आपने क्या सोचा? कि बेटा, रात भर मैं सोचता रहा, इस विचार करता रहा इस बात पे कि यार जो गांव वाले हैं, रिश्तेदार भी है, वो कह रहे हैं तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम अभी अपनी शादी दूसरी कर लो। लेकिन बेटा, मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है, मैं अपनी शादी ना करके तेरी शादी कर दूंगा। तो बेटा उस बात पे ना तो खुश हुआ ना नाराज हुआ, चुप रहा, चुप रहा। तो राठी जी समझदार थे। राठी जी समझ गए कि भाई, मतलब ये सहमत है शादी से। खैर, 2-4 दिन गुजर गए। राठी ने अपने बेटे के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। लड़की देखनी शुरू कर दी और लड़की देखते देखते उनका जोधपुर से अगला शहर पड़ता है। उस शहर के पास ही गांव, कोई गांव है, उसमें उन्होंने उस लड़के का, अपने बड़े लड़के का रिश्ता ढूंढ लिया। जो बीच में बचोला था उसने देखभाल करके लड़के की मंगनी करा दी। मंगनी करा दी। मंगनी कराने के बाद उन्होंने फिर सोचा कि घर अकेला है, बहू आ जाएगी, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी, बच्चे अपना ये बच्चा, बड़ा बेटा मेरा हाथ बटाएगा खेतों में और 3 बेटे पढ़ते रहेंगे और बहू घर संभाल लेगी।
अब होता क्या है, उन्होंने 2-4 महीने के बाद बेटे की अपना शादी करने का इरादा कर लिया और लड़की वालों को संदेश दे दिया कि भाई फला महीने में हम शादी करेंगे और पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लो। पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया। अप्रैल का महीना था। मार्च के बाद अप्रैल अच्छा महीना होता है, न गर्मी होती है न सर्दी होती है। अप्रैल के महीने में अपने बड़े बेटे की शादी करके बहू घर लिया है। राठी जी बहू को घर लिया है। बहू घर पे आ गई, रहने लगी। 10 दिन 20 दिन, महीना 2 महीना गुजर गए, 3 महीने गुजर गए। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। बहुत सारा घर का काम करती थी, बर्तन बांटे, रोटी बनाती थी, सब कुछ करती थी, सब्जी बनाती थी। और 3 देवर थे, एक उसका पति था, एक उसके पापा थे, ये उनके ससुर राठी जी। 6 महीने गुजर गए, साल भर गुजर गया। ऐसा ही साल भर हो गया था शादी को। तो फिर लोगों ने, मोहल्ले वालों ने, आस पड़ोस वालों ने, दोस्त यारों ने और तुम्हारे गांव वालों ने फिर उनको परेशान करना शुरू कर दिया राठी जी को कि राठी ये बहू तो तेरे घर में आ गई है, अब तो फ्री हो गया है, अब भी कर ले शादी, वक्त है अभी शादी कर ले। अब तो तेरे घर में बहू आ गई है, बहू आ गई है तो शादी कर ले। बच्चे की पढ़ाई छूट चुकी थी, बड़े बेटे की पढ़ाई छूट चुकी थी शादी के बाद। 3 बेटे पढ़ रहे थे। बड़ा बेटा पापा के साथ अपने खेतों में काम करता था, उनके साथ मेहनत करता था, मजदूरी करता था, फसल उगाता था, फसल बेच के आना, फसल बोना, अपना उनके बैल थे, बैल से हल जोतते थे। अब उनको लोग बार बार समझाने लगे, मोहल्ले वाले भी, दोस्त यार भी, पड़ोस भी, रिश्तेदार भी, कि अभी वक्त है, अभी कोई तेरी ज्यादा उम्र नहीं है, अभी 1 साल बेटे की शादी को हो गया है, अब तो अपनी शादी कर सकता है। अब जब लोग एक बात को बार बार करेंगे, उसको कहेंगे, तो एक न एक दिन तो उसकी समझ में आ ही जाएगा। अब राठी जी सबकी बातें सुनता था और नजरअंदाज करता था, इधर को सुनता था, इधर से निकाल देता था, लेकिन करता क्या नहीं, मरता क्या नहीं करता। वो कहावत है ना कि वो सबकी बातें सुनता सुनता परेशान आ गया। उसने एक दिन रात को सोचा, यार सब कह रहे हैं तो फिर ये काम कर ही लूं, मैं ये काम मैं कर ही लूं। तो उसने सोचा मैं ये काम करने के लिए किससे मशवरा करूं, किससे सलाह करूं। वो अपने सबसे बड़े जीजा जी पे गया। पास में उनकी बहन की शादी हुई हुई थी, जो उनसे बड़ी बहन थी। तो अपने बड़े जीजा पे गया वो। बड़े जीजा ने कहा, बड़े जीजा से मशवरा करा कि मेरे बेटे की शादी करनी, बहू घर में आगे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मुझे आस पड़ोस वाले, महल्ले वाले ये कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें आगे चल के बहुत परेशानी हो जाएगी, आगे बुढ़ापा भी आना है, बुढ़ापे में बीवी की जरूरत पड़ती है, ऐसा होता है वैसा होता है, मुझे सब इस तरह परेशान कर रहे हैं, मैं बताओ अब क्या करूं। मेरा मन बन चुका कि मैं दूसरी शादी करूंगा। उनकी बहन ने भी सुना, उन्होंने सुना, बहन ने कुछ नहीं बोला, बहन चुपचाप रही। तो उनके जो जीजा जी थे, बहनोई, वो अलग उसको वहां से उठा के दूसरे कमरे में ले गए। यानी बहनों उनके, ये उसके जीजा जी ठाकुर जी, राठी जी के अपने दूसरे कमरे में ले गए और दूसरे कमरे में उससे सारी बात पूछी। पूछकर उसने कहा ठीक है तू कर ले शादी। उन्होंने जो प्राइवेट बातें होती है वो भी की, नहीं की, सारी बातें उससे कर ली। और जीजा तक कोई बात उन्होंने छुपाई नहीं, राठी जी ने जीजा जी को सारी बात बता दी। जीजा जी भी समझ गए कि यार मर्द है, जरूरत तो होती है औरत की, और आगे बुढ़ापा है, कैसे बहुआ और आगे कैसी आए, नहीं ये बहू तो सही मिल गई, दूसरी बहू सही आए ना आए, कैसे आई। उसने, राठी जी ने सारे काम अपने जीजे जी पर छोड़ दिया। जीजे ने कहा तू अपने घर जा, ये काम मैं देख लूंगा, तेरे लिए जो घरवाली लानी है उसके लिए मैं इंतजाम कर दूंगा, मेरे आसपास में नजर में बहुत है जानने वाले, मैं उसका ये काम को अंजाम में दूंगा। तो राठी जी अपने घर वापस आ गए। अपने घर आके रात को चारों बेटों को पास बिठा लिया। बैठकर अपने बच्चों से कहने लगे, बेटा मुझे तुम्हारे से कोई बहुत जरूरी बात करनी है। बड़ा बेटा बोला, पापा क्या बात करनी है, सब कुछ तो सही चल रहा है, मेरी शादी हो गई है, मेरी पढ़ाई रुक गई है, मैं आपके साथ काम हाथ बटा रहा हूं, तीनों भाई पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्या बात करनी है। कि नहीं, एक और बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। बहू भी बैठी थी वहीं पे, चारों बेटे और बहू और राठी जी सब वहीं पे थे एक कमरे में ही। तो राठी जी बोले, बेटा मुझे लोगों ने सब समझाया है, कहा है, पहले भी कहा था, मैंने पहले बात नहीं मानी, अब मैं मान रहा हूं, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, करने भी जा रहा हूं। और तुम्हारे फुप्पा पर गया था, मैं फुप्पा से, मैं अपने बहनों से, अपने यानी जीजे जी से बात करके आया हूं, सारी इस तरह गांव में रहते हैं पास में, और उन्होंने कहा तू घर जा, मैं तेरा इंतजाम कर दूंगा, तेरे ये मैं लेडीज देख लूंगा दुल्हन। तो जब बच्चों ने ये बात सुनी, चारों बच्चों ने, बहू ने, वो हक के तक, ऊपर के साथ ऊपर, नीचे के साथ नीचे रह गया। तीनों जो छोटे बेटे थे वो कुछ नहीं बोले।
बड़े बेटे को बहुत गुस्सा आ गया, बड़े बेटे को गुस्सा आने लगा। उसने पापा से गुस्से में कहा, पापा अगर आपको शादी करनी थी तो मेरी शादी क्यों कराई? मेरी उम्र शादी करने की थोड़ी थी। मैं तो 18-19 साल का, 20 साल का हूं अभी। मेरी पढ़ाई करने की उम्र थी, मैं पढ़ रहा था और पढ़ के कुछ बनता, बड़ा अफसर बनता, या मिलिट्री में जाता, या कुछ भी करता। अगर आपको अपनी शादी करनी थी तो मेरी शादी क्यों कराई? मुझे क्यों फंसाया तुमने शादी में? वहां राठी जी में कोई जवाब नहीं था और बच्चे की बात जायज थी। भाई जब आपको अपनी शादी करनी थी, वो बेटा कहने लगा बार बार यही बात, आपको शादी अपनी करनी थी तो मुझे क्यों फंसा शादी में? मेरी उम्र कम है, मुझे पढ़ाई की उम्र थी, मैं पढ़ रहा था। पढ़ता पढ़ता मैं पढ़ के क्या बनता? अगर आपको शादी करनी थी पहले करते, आप क्यों कर रहे हो जब शादी मेरी हो गई? आपने मुझे फंसा दिया शादी में। मेरी शादी हो चुकी, मेरी पत्नी आ गई, 1 साल से मेरी शादी हुई हो गई। आपको खाना टाइम पे मिल रहा है, पानी टाइम पे मिल रहा है, कपड़े टाइम पे मिल रहा है, सब कुछ आपको तैयार मिल रहा है, तो आपको शादी की जरूरत क्या की है अब? लेकिन राठी जी के पास जवाब कोई नहीं था। तीनों भाई चुपचाप बैठे सुनते रहे, बहू भी सुनती रही। और वहां से बड़ा बेटा गुस्से में उठ के कि मुझे तो फंसा दे शादी में, मेरी पढ़ाई रुकवा दी और अब अपनी शादी करने चले हैं, अपनी शादी के लिए अब दोबारा तैयार हो गए हैं। बड़ा बेटा गुस्से में उसके उठ के वहां से चला गया दूसरे कमरे में। उसके बाद बहू भी चली गई, उसके बाद तीनों बेटे भी चले गए। राठी जी लेट गए, रात के 12 बज गए, 1 बज गए बातें करते करते। लेकिन राठी जी फिर बाद में थोड़ा सा नर्वस हो, यार बात तो बेटा सही कह रहा है, अगर मुझे करनी थी उस टाइम करता, बच्चे की पढ़ाई का नुकसान ना होता और बच्चा पढ़ के क्या पता क्या बन जाता। लेकिन फिर सोचा चलो जो कह रहा है कहने दो, इसके हाथ में छोड़ दो, मुझे तो शादी करनी है। 2-4 दिन बाद फूफा यानी उनके जीजा जी राठी जी के, उन बच्चों के फूफा उनके घर आ गए। उनके घर आने के बाद उनसे सारी बात करते हैं राठी जी से कि मैंने इस तरह पास का एक गांव है हमारा, वहां एक लेडीज है, वो विधवा है, वो लेडीज विधवा है। और उन्हें पूरी बात बताई कि जहां उस लड़की की शादी हुई थी 20 साल वहां रहकर आई है, वो उसके वहां बच्चे नहीं होते थे। बच्चा ना होने के कारण उन्होंने तो छोड़ दी, तलाक दे दी। वो अपनी माँ बाप के घर, भाइयों घर अकेली रहती है और वो उसकी उम्र भी तो लगभग तुम्हारे से 5 साल कम ही है और उसके बच्चे नहीं होते। सबसे बड़ी बात तो यह है उसके बच्चे नहीं होते। बच्चे होने के कारण ही वहां से उसे तलाक मिली थी। वो अपने घर रहती है अपने माँ बाप के पास। और लड़की औरत जो उसके लगभग 40-45 साल की उसकी उम्र थी, 40-35-40 साल की, और तुम्हारी 45 साल की उम्र है लगभग, जो तुम्हारी सही रहेगी। और बात पक्की कर आऊं। राठी जी ने फिर कहा कि रात मैंने बेटों से मशवरा की थी, मेरा बड़ा बेटा बहुत नाराज है और नाराज हो गया है, मेरे से नाराज ही है बहुत। हो तो राठी जी के जीजा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, उसको भी देख लेंगे, बना लेंगे, तुम फिलहाल तैयार रहो, हमने बात कर ली, 1 हफ्ते बाद आपका शादी हो जाएगी आपकी। राठी जी तैयार हो गए। राठी जी अकेले, लड़के कोई नहीं गया साथ में, ना बहू गई, 2-4 दोस्तों को लेके, 2-4 रिश्तेदारों को लेके बारात लेके उनके घर चले गए अपने जीजा जी के साथ। दीदी भी थी, जीजा भी थे, दोनों थे। उस गांव में उनके मंडप पे फेरे हुए, उन्होंने वरमाला गेरी, सिंदूर भरा और तुम्हारा ये जो रस्म रवायत थे पूरा कर दिए, उन्होंने उसको विदाई कर दी। राठी जी पे 2 मकान थे गांव में। राठी जी पे गांव में 2 मकान थे। एक मकान में तो रहते थे जहां बच्चे रहते थे, उनकी बहू भी रहती थी। उस मकान में बहू अपनी घरवाली को नहीं ले गए, जो उनकी पत्नी बनी थी दूसरी, उसको वहां नहीं ले गए, दूसरे मकान में ले गए। उन्हें पता था अगर मैं मार जाऊंगा तो कलेश पैदा होगी घर में। अभी तो बच्चा ये बातें कर रहा है, बातें पता नहीं क्या क्या बातें करेगा आने के बाद। लेकिन जो पत्नी थी उसने बोला आप नए घर में ना जाके वहीं पे चलो, मैं उनको प्यार दूंगी, बच्चों को मां जैसा प्यार दूंगी, मां जैसे ही तरह उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखूंगी, आप वही लेके चलो। राठी जिद कर रहे थे कि नहीं, वहां जाने से मामला बिगड़ सकता है, आप दूसरे घर में रहो। लेकिन नहीं, पत्नी मानी नहीं। पत्नी कहने लगी कि समाज मुझे ये कहेगा कि मां ने आते ही बाप को अलग कर दिया बच्चों से। राठी जी की ये बात समझ में आ गई जब पत्नी ने बोला कि समाज मुझे क्या कहेगा, अभी मेरा पहला दिन है, पहले दिन ही मैं दूसरे मकान में रहूंगी तो समाज ये बोलेगा कि दूसरी पत्नी लाया राठी, और आते ही पत्नी ने बच्चों को बाप से अलग कर दिया। ये बात राठी जी की समझ में आ गई कि हाँ ये बात तो ठीक कह रही है, चलो कुछ दिन वहां गुजार लेते हैं। राठी जी अपने बच्चों के वाले घर में ही अपनी पत्नी को ले गए। नीचे बच्चे रहते थे, ऊपर 2 कमरे और थे, वो वहां रहने लगे राजी खुशी।
बच्चे उसको कुछ नहीं बोलते थे। जो उनकी दूसरी माँ आई थी, बहू भी कुछ नहीं बोलती थी ना बच्चे बोलते थे। राठी जी और वो दोनों ही आपस में बात करते थे। बहू भी काम करती थी, जो नई पत्नी थी वो भी काम करती थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना ऐसे ही चलता रहा काम। न वो बोले बच्चे वो। फिर धीरे 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 बच्चों के दिल में उसके लिए थोड़ा प्यार जागा, दूसरी माँ के लिए। लेकिन उसको माँ कभी नहीं कहा उन्होंने, उसे मौसी कह के बुलाते थे। उनको जो राठी के बच्चे 4 हैं, बहू 5 ने माँ कभी नहीं कहा, उसको मौसी कह के बुलाते थे। मौसी ये मौसी वो मौसी वो ऐसे करते थे। वो भी कितने दिन गुजर गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना हो गया। जो उनकी बहू थी, सबसे बड़े बेटी की बेटी, लगभग वो उस पे एक बेटी हो गई। लगभग उसके पूरे दिन थे, उस पे एक बेटी हो गई बड़ी बहू पे। तो बेटी हो गई तो उसका जो तामझाम होता है सब उसकी सास ने किया। जो दूसरी सास थी सब कुछ उसने किया, उसको करा, ये करा सब कुछ करा जो उसका हक था करने का। अपनी बहू को जो सास करती है वो उन्होंने पूरा अदा किया। फिर भी कुछ नहीं, सुख शांति से रहते रहे। बच्ची 2 महीने की हो गई, बच्ची 6 महीने की हो गई। उसके बाद उनके घर में महाभारत शुरू हो जाती है। जो दूसरी पत्नी थी उसके बच्चे वहां भी थे और यहां भी अभी तक नहीं हुए थे। उसको ये लगा कि यार मेरे भाई बच्चे नहीं हुए थे और मैं शादी कर ली, इसलिए करी शायद यहां बच्चे हो जाए, यहां भी नहीं हो रहे बच्चे। और बहू की लड़की हो गई। तो जो राठी जी की दूसरी पत्नी थी उनने राड शुरू कर दी और उनमें महाभारत शुरू हो गई। वो क्या करने लगी, वो डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास जाने लगी बच्चा पैदा करने के लिए। और संयोग से किसी ने उसको दवाई दी, उसको बच्चा भी होने लगा। फिर बात और बढ़ गई, बढ़ती ये खुद उसने दूसरी पत्नी ने राठी को कहा कि अब मुझे दूसरे घर में लेके चलो, अब मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे दूसरे घर में लेके चलो। राठी जी ने कहा भगवान मैं तो तुझे पहले ही कह रहा था वहां चल। कह रही वो बात उस टाइम और बात थी, अब और बात है, मुझे उस घर में लेके चलो। बच्चों ने भी कहा मौसी कहां जा रहे हो आप? कह रही बेटा तुम आराम से यहां रहो, मैं वहां रहूंगी अलग से दूसरे घर में। तो उनकी दूसरी पत्नी ने सारा सामान जो मेन सामान था वो इकट्ठा किया और बैग में भरा। राठी जी अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में चले गए। राठी जी हफ्ते में 1-2 बार आते थे बच्चों के पास, फिर उल्टा वही रहते थे। वहां कुछ दिन बाद उसकी भी एक बेटी हो गई। जहां से आई थी वहां 20 साल बच्चे नहीं हुए, यहां की बेटी पैदा हुई। लेकिन भाग्य का कौन डाल सकता है, वो जो लड़की हुई वो अपाहिज हुई। जो उसके पत्नी के दूसरी पत्नी की लड़की हुई वो अपाहिज हुई। दोनों पैरों से विकलांग थी। वो विकलांग नहीं, मुड़ेरे पैर थे। कहानी बहुत दिलचस्प सुनने वाली है। तो वो वहां पे आ गई। लेकिन बेटी जो हुई है वो अपाहिज थी, दोनों पैर बुढ़े हुए थे, विकलांग थे। होने कौन डाल सकता है, उसको थोड़ी पता था। लेकिन वो खुश थी कि जैसी भी है मेरे औलाद हो गई। बच्ची 2 महीने की हो गई, 3 महीने की हो गई, 1 साल की हो गई। राठी भी खुश था कि मेरे 4 बेटे उधर हैं, 1 बेटी मेरी इधर हो गई। लेकिन थी विकलांग, दोनों पैर तो विकलांग थी और पैर पे हाथ रख के चलती थी। जब बड़ी हो गई 1.5 साल की हो चलती थी, पूरी विकलांग थी। कुछ दिनों बाद राठी जी की दूसरी पत्नी से एक बेटी और हो गई। फिर कुछ दिनों बाद राठी जी की पत्नी से एक बेटी और हो गई, 3 बेटियां हो गई। सुनने की कहानी है, बहुत दिलचस्प, राजस्थान जोधपुर की कहानी है राठी जी की। तो 3 बेटियां इससे हो गई, 4 बेटे उससे थे। वो अलग रहते थे, अलग रहते थे, लेकिन वो भी आते थे, कभी कभार ये भी आते थे। वो मौसी कह के बुलाते थे उसको, मौसी कह के बुलाते थे, मौसी कह के बुलाते थे। राठी जी की जिंदगी चलती रही। उन तीनों बेटों की शादियां हो गई। ये 3 बेटा छोटी थी। इन 3 बेटों की शादी की जिम्मेदारी राठी जी में थी। जो सबसे बड़ी बेटी थी वो बड़ी होने लगी, सबसे बड़ी बेटी थी वो बड़ी होने लगी। दूसरी बेटी थी वो बड़ी होने लगी, तीसरी बेटी थी वो बड़ी होने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, बच्चे बड़े होने लगे। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा। राठी जी क्या करते थे, अपना जो अनाज होता था गांव में, उनकी जमीन थी, वो जमीन पे ही चारों बेटे मेहनत करते, राठी जी मेहनत करते थे। लेकिन बच्चे राठी जी से नाराज थे।
उसी बात को लेके कि शादी इन्होंने मुझे कराई और अपनी भी कर ली, इस करके नाराज थे। अब होता क्या है, कुछ दिन गुजर गए, 3-4 साल 5-10 साल गुजर गए, बच्चे बड़े हो गए, लड़कियां भी समझदार हो गई। अब एक दिन ऐसा हुआ, जो राठी जी की दूसरी पत्नी थी वो अपने मैके जाती है, अपने भाभीयों से, भाइयों से, माँ बाप से मिलने के लिए जाती है। जोधपुर के पास ही जो गांव पड़ता है, उनका गांव वही था, वहां पे रेलवे स्टेशन भी था। तो वहां जाके 8-10 दिन रहने के बाद राठी जी की दूसरी पत्नी 8 दिन रही, 10 दिन रही अपने घर, अपने मैके जाके वहां पे खुश रही कि मेरे 3 बेटे, सबको पता था 3 बेटियां हो गई इनको, इनके 3 बेटियां हो चुकी है। तो वहां रहती रहती वो आ गई। रहते रहते उन्होंने इरादा बनाया फिर कि मुझे अब घर चले जाइए और मुझे बच्ची अकेली है, जवान हो चुकी है, मुझे अब वापस घर जाना चाहिए। तो राठी जी जो है वो पत्नी को कुछ नहीं कहा उन्होंने, भाई जाओ, आ गई। जब पत्नी वापस अपने मैके से आ रही थी, तो पत्नी को ट्रेन पकड़नी थी, अपने गांव से दूसरे गांव आके ट्रेन पकड़नी थी। अपने गांव से बस पकड़ी, अपने गांव से बस पकड़ने के बाद दूसरे गांव में आई, वहां से लोकल ट्रेन पकड़नी थी। पत्नी ने जोधपुर का टिकट ले लिया और प्लेटफार्म पे आ गई। प्लेटफार्म पे जैसे ही आ रही थी तो ट्रेन चल पड़ी, और ट्रेन चुक चुक करती आराम से जा रही, चुक 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 हल्के हल्के स्पीड से पकड़ रही थी ट्रेन, हल्के हल्के स्पीड पकड़ रही थी। तो राठी जी जो पत्नी थी वो थोड़ी तेज चलने लगी कि मैं डब्बे को पकड़ लूं, उसमें बैठ जाऊंगी, लेकिन स्पीड ट्रेन की बढ़ती चली गई। टिकट जेब में था, एक पुटलिया थी सामान की राठी जी की पत्नी पे, लेकिन राठी जी की पत्नी ने जो लास्ट का डब्बा था गार्ड के डब्बे के आगे, उसका जो गेट होता है, उसका वो जो स्टील का लोहे का जो बना होता है, उसको पकड़ के झटके से उस पर चढ़ने की कोशिश करी ट्रेन के अंदर, लेकिन चढ़ नहीं पाई, पैर फिसल गया, और पैर फिसलते ही राठी जी की पत्नी ट्रेन के नीचे, और उसको वही मौके पे ही प्राण सत्य हो गया। ट्रेन रुकवाई गई। ट्रेन रुकवाने के बाद सारे जो रेलवे अफसर होते हैं, ये वहां पे कर्मचारी होते हैं, ये जो पुलिस वाले होते हैं, जो भी उनका काम होता है, उन्होंने काम अपना बॉडी को उठाया, बॉडी को पासपोर्ट के लिए भेज दिया। हाँ, तो उसकी जेबों में देखा, उस पर टिकट निकला कि फला जगह से ये आई थी और फला जगह से नहीं, यहाँ से टिकट लिया, यहाँ से जाने के लिए जोधपुर जा रही थी। टिकट वो सबूत था कि हाँ ये यात्रा करने वाली थी, तीसरा टिकट ये सबूत रहा। उसके बाद उसके घर फोन कर दिया जाता है, राठी जी वहां आ जाते हैं। राठी जी आने के बाद उसको बॉडी को घर ले जाते हैं, टिकट उनके पे होता है, टिकट उन पे ही होता है। टिकट होने के बाद राठी जी बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार के बाद महीना, 2 महीना, 4 महीने गुजरता है। उनका एक दोस्त होता है वहीं जोधपुर में, वो सलाह देता है कि तुम्हारे पास जो पत्नी का टिकट था वो तो है ना, कि हाँ वो मेरे पास है, कि उस टिकट के जरिए आपको अपनी पत्नी का क्लेम मिल सकता है, क्लेम मिल सकता है। राठी जी ने कहा ये तो बात अच्छी है। तो दिन 4 गुजर गए, 5 गुजर गए, 10 गुजर गए, अचानक राठी जी की तबीयत खराब हो गई। ये समझो दूसरी पत्नी की टेंशन बहुत ज्यादा ले ली उन्होंने, और उन्हें अचानक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अचानक राठी जी को जोधपुर के जो एम्स हॉस्पिटल है वहां ले आया गया, उनको वहां भर्ती करा दिया गया, ट्रीटमेंट चला, उनका इलाज चला, लेकिन वो बच नहीं पाए, उनका भी राम सत्य हो गया घरवाली की टेंशन से। अब राठी जी के घर में 3 लड़कियां कुंवारी बेटियां और 3 बेटियां बच गई। वो 4 बेटे अलग रहते थे, लेकिन वो चारों बेटे अपनी बहनों को देखने आते थे, उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया, खत्म हो गए वहां पे उनके मामला। और टिकट जो तो रहा वो जो राठी जी का दोस्त था, उसने बेटे से पूछा तुम्हारे पापा ने तुम्हें टिकट दिया था, कि हाँ टिकट हमारे पास है। उसके जानकारी में कोई वकील था, वो वकील वही काम करता था कि जो ऐसे हादसे होते हैं इस तरह के, उनको मुआवजा दिलवाता है रेलवे से। वो वकील था दूसरे शहर में,
उससे मिला जाके उसने वो टिकट दिखाया कि इस तरह तरह यात्रा कर रही थी, इसका भी देहांत हो गया, इसका भी देहांत हो गया। उसका वकील का यही काम था, जो इस तरह केस होते हैं वो इस तरह केस लड़ता था, रेलवे से लोग जो जनता है उनको मुआवजा दिलवाता था। तो वो टिकट वहां पे ले गया, उन्होंने सारा काम करा दिया वकील साहब ने रेलवे से उनका मुआवजा भी दिलवा दिया उस टिकट के जरिए। सारे प्रूफ इकट्ठे करके उनके आधार पे उनको मुआवजा मिल गया, अच्छी खासी रकम मिल गई। तो अच्छी खासी रकम उन बेटियों को काम आने लगी। उन बेटियों ने उनका अपना पालन पोषण करना शुरू कर दिया। लेकिन वो बेटियां, वो भाई थे 4, उन चारों भाई ने उनको कहा, बेटियों को, बहनों को, कि एक एक बहन सबके पास रह लो, तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, तुम्हारी शादी भी हम करेंगे। भाइयों ने बहुत कहा, लेकिन बहने के दिमाग में लोगों ने यह भर रखा था कि तुम्हारे से प्यार नहीं करते हैं, तुम्हारे पैसे से प्यार करते हैं, जो तुम्हारे पास ये रकम आई है इससे प्यार करते हैं, तुम्हारे पास घर है तो उससे प्यार करते हैं। और किसी ने कहा ना कि लेडीज की जो अकल होती है घुटनों में होती है। वो तीनों बहनें समझ नहीं पाई भाइयों को, अपने भाइयों को। भाई चाह रहे थे कि इसी पैसे से इनकी शादी कर देंगे और तीनों को पढ़ा लिखा के इनके रिश्ते करके इन्हें विदा कर देंगे। लेकिन वो तीनों बहनें उल्टा समझती रही कि तो हमारे पैसे के चक्कर में है, हमारे माल के चक्कर में, ये है वो है, इस तरह करते रहे, लोग उनको भरते रहे। होता क्या है, जहां उसकी ननिहाल थी लड़कियों की, उस ननिहाल में उसका एक दूर का मामा था। मामा उनके पास आ जाता है, था तो दूर का मामा, लेकिन वो सगा मामा बताने का दावा करता था कि मैं तुम्हारा सगा मामा हूं। उन लड़कियों को वो ले जाने की जिद करता है वहां पे कि मैं तीनों भांजियों को अपने ये घर बेच दो जो इनका नाम था, इस बेच के इसके पैसे इकट्ठा करो, जो इनको मुआवजा मिला ये भी इकट्ठा करो, सारा पैसा इकट्ठा करके मेरे गांव चलो। लेकिन उन लड़कियों ने उनकी बात मान ली। फिर मोहल्ले वालों को पता लगा कि ये ऐसा ऐसा करने जा रही है, उसके भाइयों को पता लगा कि ये ऐसे ऐसे करने जा रही है। कोई दूर का मामा है और वो कहता है मैं सगा मामा हूं इनका। लड़के पहचानती थी उसको, सगा था या दूर का था, मामा था। फिर वहां मीटिंग बैठती है, चारों भाई मोहल्ले वालों को, अपने आस पड़ोस को जिम्मेदार जो लोग थे उन लोगों को इकट्ठा करते थे कि इनके माता पिता चले गए, इन तीनों बहनों को हम रखना चाहते हैं अपने पास, तीनों बहनें भाई के पास रहेंगी और सबकी शादी करेंगे। हमें इनका कोई पैसे का लालच नहीं, कोई घर का लालच नहीं, कुछ नहीं है, हम भाई है सके इनके, हम इनको रखेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खिलाएंगे और इनकी शादी भी करेंगे। लेकिन इनके दिमाग में उल्टा किसी ने घोष दिया है कि तुम्हारे पैसे के लालच में आई हैं, तुम्हारा पैसा हड़प लेंगे, तुम्हारा मकान हड़प लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो जो मामा था ना, वो उनके कान में भरता रहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम इस तरह करो, इस तरह करो। अब महल्ले वालों ने इंसाफ की बात करी, लड़के को समझाया कि बेटा ये तुम्हारे भाई हैं सगे, तुम्हारे यही काम आएंगे, तुम्हारा मामा नहीं काम आना, तुम इनकी बात आओ, जिस तरह ये कह रहे हैं इस तरह करते रहो। लेकिन बेटियां तीनों बहनें हर धरमी करती रही कि नहीं हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे अपने मामा के साथ गांव जाएंगे। पंचायत ने फैसला सुना दिया, तुम्हारी मर्जी, जिस तरह तुम्हें करना कर लो। 2-3 बार पंचायत बैठी गांव में। उसके बाद जब पंचायत ने बिल्कुल फैसला सुना दिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी पे जा रहे हो लेके, तुम्हारी जिम्मेदारी है इन तीनों बेटियों की इज्जत की भी, आबरू की भी, सब चीज की, शादी की भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मामा ने कुछ टाइम हाँ कर दी कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है। मामा को तो बब्बा दिख रहा था ना, जो उस पर कैश था, मकान था और जमीन भी थी, सब वो दिख रहा था। बच्चा नासमझ थी, जवान थी, लेकिन नासमझ थी, एक तो विकलांग थी, एक विकलांग थी, 2 सही थी, लेकिन तीनों शादी काबिल हो गई थी। ऐसी हो गई थी कि तीनों शादी, तीनों को एक मंडप में बिठा दो। तो कुछ दिन बाद मकान बेच देते हैं। मकान बेचने के बाद मामा उनका सारा पैसा इकट्ठा करता है, जमीन का भी, मकान का भी, जो कैश था वो भी, जो सोना साना जो भी सामान अपने गांव ले आता है और गांव ले जाके अपनी घर पत्नी को कहता है ये मेरी भांजियां हैं, तुम्हें तो पता ही है मेरी भांजी बहन इस तरह हो गई है, मेरा बहनों भी चला गया, मेरे जीजा जी अभी हमारे पास ही रहेंगी। तो वो भी घर में रहती रही। एक लड़की जो तो बड़ी थी वो विकलांग थी। जो मामा का लड़का था वो गलत निगाह से उन अपनी बहनों को देखता था। उसने ये नहीं सोचा मेरी बुआ की लड़कियां हैं, लेकिन नहीं, वो तो शैतान था, उसके दिमाग में शैतान घूम रहा था, उनको गलत नजर से देखता था, उनको गलत नजर से था। लेकिन वो बचाव करके तीनों माह से, उस मामा ने 6 महीने तो बहुत अच्छा रखा, उनको खिलाया पिलाया, ये करा, सारा माल हड़प के। उन्होंने कहा मामा हम तो अपने शहर वापस जाना चाहते हैं, वहीं अपना घर लेके वहीं रहेंगे हम। मामा ने कहा जाओ, हाथ खाली कर दिए, खड़े कर दिए हाथ, मेरे में कुछ नहीं है, जो तुम्हें खिलाया पिलाया सब खत्म हो गया,
एक प्लाट लिया था, वो किसी ने कब्जा कर लिया। ऐसे से बातें करके वो लड़के तीनों मायूस होके, कारण क्या था, वो मामा के लड़का का नजर, वो मामा के लड़के की नजर गलत थी, उसको वो समझ गई। वो वहां से तीनों बहनें बच के दोबारा जोधपुर आ गई। वहां किराए के मकान में रहने लगी। तीनों लड़कियां पढ़ी लिखी थी, अपना ट्यूशन पढ़ाती थी, अपना गुजारा करती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, गुजारा करती थी। भाइयों ने फिर भी सहयोग किया। उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ अब भी रहो, हमें कोई लालच पहले नहीं था, नाम लालच है, लेकिन नहीं, अब भी मेरे दिमाग में बहुत सवार वही था। बीच में क्या होता है, बीच वाली लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, और इतनी तबीयत खराब होती है तो उसे एडमिट करना पड़ता है। उसको पड़े पड़े वहां पैरालाइज हो गया, एक विकलांग एक पैरालाइज। तीसरी बेटी की शादी होती, वो क्या करेगी, शादी नहीं करेगी, वो दोनों बहनों की सेवा करती है। तीनों बहना अपने घर में रहती है आराम से, जो भी है पढ़ाती, दो एक ही बड़ी समझो, जो विकलांग होती है वो पढ़ाती है, और जो सही होती है वो पढ़ाती है। एक अपाहिज हो गई, उसमें पैरालाइज हो गया, वो चारपाई पे लेटी हुई है, वो दोनों बहनों की सेवा करती है, पढ़ाती कमाती है, किराए के घर रहती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी ठाकुर तो राठी जी की, राजस्थान के शहर की, जोधपुर की। अगर जरा से भी आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी सुनो, और ये दिल को छूने वाली कहानी है, बहुत दिलचस्प कहानी है। तो ये मेरे चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बड़ी मेहनत से, बहुत मेहनत कर करके आपके लिए कहानी लिखता हूं मैं, और फिर आपको सुनाता हूं। मेरा सपोर्ट करो। आप बड़े बड़े यूट्यूबरों को सपोर्ट करते हो, मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मेरी वीडियो देख नहीं रहे हो आप। ये वीडियो बनाना और लिखना आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। आप समझ सकते हो, समझदार हो आप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और सब लोग मेरी वीडियो देखो, मुझे सपोर्ट करो। आप बड़े बड़े यूट्यूबरों को सपोर्ट करते हो, मुझे भी एक बार सपोर्ट करके देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे बड़ा कार्य लेकर आऊंगा आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।